आज का जो लेक्चर रिकॉर्ड होने जा रहा है बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का लेक्चर है और हम देखने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ये जो चैप्टर है मोस्टली ये कंसर्न्ड है, वायर गया है तुम्हारे शोल्डर से, बस ठीक। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ये जो चैप्टर है ये क्लास 11th में भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा है। प्रिंसिपल्स का सबसे पहले समझना डाइवर्जन होता है। देखो, ये है तुम्हारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इनका डाइवर्जन होता है, एक तरफ आपको देखने मिलते हैं कंसेप्ट्स और दूसरी तरफ आपको देखने मिलता है कन्वेंशंस। इसमें कहीं कोई दिक्कत? एक बार इनका बेसिक समझ लो, जो भी गैप के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब्ड है। गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो तुम्हारे कंसेप्ट होते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि ये प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, मतलब ये लिखित तौर पे कहीं ना कहीं उपस्थित हैं अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स में और जो अथॉरिटीज़ उसको प्रिस्क्राइब करती हैं। मगर कन्वेंशन शब्द ही होता है। कन्वेंशनली कहीं कहीं आपने सुना होगा, दैट पर्सन थिंक्स वेरी कन्वेंशनली। इसका मतलब कि वो पर्सन बड़ी रूढ़िवादी तरीके से सोचता है, बड़ी ट्रेडिशनल, परंपरागत। तो यहाँ पे आप ट्रेडिशनली जो चीज़ें चली आ रही हैं और उनसे गैप को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नो ऑब्जेक्शन, जिस वजह से आज ये प्रचलन में है। प्रचलन मतलब ट्रेंड में है, तो ये कहलाते हैं कन्वेंशंस। क्लियर है? आगे बात बढ़ाएं इसमें। अब तुम्हें समझना ये है कि कितने कंसेप्ट्स हैं और कितने कन्वेंशंस हैं और उनके मायने क्या हैं अकाउंट्स में। ठीक है? प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, कंसेप्ट की बात करते हैं। कंसेप्ट में जो सबसे पहली चीज़ है सेपरेट एंटिटी। देखो, सेपरेट एंटिटी का क्या मतलब होता है? सेपरेट एंटिटी का मतलब ये होता है कि जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है वो दो अलग इकाइयां हैं। इसी वजह से सबसे इसका जो वाजिब रीज़न है, जो मैं कई जगह कोट करती हूँ, इसी वजह से जो कैपिटल होता है हम उसको लाइबिलिटीज़ की तरह ट्रीट करते हैं। दूसरा होता है आपका गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है चालू व्यवसाय। चालू व्यवसाय। चालू व्यवसाय का क्या मतलब है कि until and unless the businessman tells that his business is going to close the next year, you will assume that his business will continue to go on forever and forever। मतलब बिजनेस को हम forever going मानते हैं, बिना किसी रुकावट के। जैसे इस साल कंटिन्यू हुआ वैसे ही अगले साल भी कंटिन्यू करेगा। The third one which we are going to see is
मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जो भी चीज़ें मनी में वैल्यू की जा सकती हैं उन्हीं चीज़ों को हम क्या करते हैं, कंसीडरेशन में लेते हैं। वट एवर यू कैन वैल्यू इन दी टर्म्स ऑफ मनी। देखो हमारे बिजनेस में कई ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा कारीगर होते हैं, अपने काम को करने में कुशल होते हैं, मगर हम एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई के टैलेंट को पैसे में नहीं नाप सकते। इस वजह से हम उसको एसेट साइड में नहीं दिखा सकते, पर बिजनेस के लिए तो वो भी एसेट है ना, यही बात है। उसके बाद जो नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट हो गया। मनी मेजरमेंट के बाद कॉस्ट कंसेप्ट। अब कॉस्ट कंसेप्ट को जरा मन से समझना, क्योंकि 2-3 कंसेप्ट ऐसे हैं जो लगता तो है कि क्लियर हो गए मगर लाइफ में कभी क्लियर नहीं होते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट और रेवेन्यू कंसेप्ट। ये समवेयर क्या होता है ना कि क्लैश करने लगता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम। तो हम कॉस्ट कंसेप्ट के अंतर्गत देखेंगे। ये नोट्स बनाओ तुम इस पे। ओके इसमें एक पॉइंट जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में कवर करता है। मतलब अगर हम कॉस्ट कंसेप्ट के 100% कवरेज की बात करें तो लगभग 40% इसकी कवरेज कहाँ जाती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट में। क्या होता है अभी सीखेंगे। और जो बाकी का 60% इसका कॉन्सेप्ट कवरेज आता है वो ये कहता है कि बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। मतलब अगर तुमसे वाइवा में कल को पूछ देता है कॉस्ट कंसेप्ट के बारे में कुछ बताइए, देखो इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं हो सकता है। इसमें आप बस इतना कह सकते हो, व्हाट ऑल यू कैन से ओवर हियर इज कि जितने भी एसेट जिस कीमत पे जिस दिन अक्वायर किए जाएंगे उसी कीमत पे हमें उन्हें बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट चल रहा है अभी, बिकॉज एज आई सेड 3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है क्लियर होना। कॉस्ट कंसेप्ट का एग्जाम्पल देखिए। इनका क्या नाम है? इनका नाम है गोइंग कंसर्न कुमार। अब गोइंग कंसर्न कुमार के 2 बच्चे होते हैं। इसका नाम है एसेट कुमार, तो दूसरे का क्या नाम होगा? लायबिलिटी कुमार। थोड़ा सा ये अजीब सा है बट ठीक है। अब देखो एसेट कुमार और लायबिलिटी कुमार की कहानी सुनो। ये जो एसेट, अरे इसके तो हाथ ही नहीं है, बेसिकली ये कुमारी लग रही है तो इसको कुमारी बना देते हैं। अब ये जो एसेट कुमारी थी इनका सीन क्या था? ये एकेडमिक्स में मतलब पढ़ाई में हमेशा से अच्छी रही, मगर एक्स्ट्रा करिकुलर में इनका कुछ खास योगदान नहीं रहता था। और लायबिलिटी कुमार इनके जस्ट ऑपोजिट, एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में काफ़ी तेज थे और एकेडमिक्स में कमज़ोर थे।
मैं यहाँ एक कंसेप्ट ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर तुम एकेडमिक्स को मान के चलो, वो कॉस्ट जिस पे एसेट हमने खरीदा था, एक बिजनेस की बात करो, तो अगर 2012 में एक एसेट को तुमने 2 लाख पे खरीदा था, वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट बन जाती है, और इस हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लग लग के हर साल तुम उसका रेट डिफाइन करोगे। तो एक तरह से मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट का मेटाफर दे दिया एकेडमिक्स को। मतलब यहाँ पे इसको समझाने का पूरा मतलब देखना, पर ये है लाइबिलिटी कुमार, मैंने बोला ये एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में तेज़ रहते हैं। इसका मतलब ये कि जो लाइबिलिटीज़ होती है उसकी वैल्यूएशन तुम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं करोगे। मतलब अगर तुमने 2012 में 2 लाख का कर्ज लिया किसी से और 2014 में आकर ये कर्ज 2,20,000 हो गया, ठीक है, तो तुम ये नहीं कहोगे कि भाई हम तो 2 लाख लिए थे, हम तो 2 लाख लेंगे। अरे नहीं भाई, उस पर ब्याज लगेगा, वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्लाई ना होकर यहाँ पे अप्लाई होता है मार्केट वैल्यू। एक्सटर्नल जो वैल्यू मार्केट में चल रही है वो लाइबिलिटीज़ पे अक्वायर होती है, और एसेट पे क्या अक्वायर होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। अच्छा एक चीज़ देखना, एसेट जिस कीमत पे आई वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, फिर डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो आता है उसी को हम क्या कहते हैं? बुक वैल्यू। क्यों इसको बुक वैल्यू कहते हैं? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होता है बुक ऑफ अकाउंट्स में। बोलो बात सही है? ये होता है कॉस्ट कंसेप्ट। ये पूरा का पूरा कॉस्ट कंसेप्ट है कि कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है। इज दैट ओके? आगे बढ़ाएं बात। सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन? अगला कौन सा कंसेप्ट है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, है ना? अगर लग रहा है कि कॉस्ट कंसेप्ट में ये 2 चीज़ों को नोट करना चाहिए और शायद ये भी नोट कर लेना चाहिए, तो कर लो, बिकॉज ये चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग रहती है। इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। तो डुअल एस्पेक्ट की बात कर रही थी मैं। देखो, डुअल एस्पेक्ट बहुत ही सिंपल है और डुअल एस्पेक्ट पे ही बेस्ड है अकाउंटिंग की जितनी भी फिनोमिनल नॉलेज है। डुअल एस्पेक्ट कहता है कि एवरी डेबिट हैज़ अ कोरिस्पॉन्डिंग क्रेडिट, दैट्स इट। हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। बेसिकली बिना कोरिस्पॉन्डेंस के क्या एक जर्नल एंट्री संभव है? नहीं संभव है। जब तक कोरिस्पॉन्डेंस नहीं होगा, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने एक फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर फॉर ₹10,000, क्या जर्नल एंट्री बनेगी इसमें? पहली चीज़ जो 11th के बेसिक्स तुम लोगों को मैंने पढ़ा रखे हैं कि यहाँ पे कैश नहीं लिखा है मैंने, तो फिर इतना मारेंगे दौड़ा के शालू, ये मशीनरी लिखा है मैंने। नहीं, हम अपने खेत में उगाए हैं एक फर्नीचर। ये क्या है? फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000। परचेजेस में कैसे आएगा? तुम फर्नीचर में डीलिंग करोगे। कैश कहाँ लिखा है इसमें? तो इतनी बेसिक सी जर्नल एंट्री बीकॉम के बच्चे नहीं बता पा रहे? इसकी एंट्री होगी ना फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने कहीं कैश लिखा है बच्चा? नहीं। तो व्हाट विल बी द एंट्री? तो जिससे ले आए हैं। तो जिससे ले आए हैं का कुछ तो बताइए। अगर नाम नहीं पता है तो उस पार्टी को क्या कहते हैं? वाह, नाम नहीं पता है तो उसका नाम डेटर से कर्ज भी तुम उनको दो और उनको कर्ज के बदले फर्नीचर लेकर आ जाओगे। यूट्यूब से कट कर दें? अच्छा, वील सी अबाउट दैट।
उधार पे लाए हो ना फर्नीचर, तो वो डेटर कैसे हो गया? क्रेडिटर्स होगा हाँ कि वेंडर्स होगा? वेंडर्स, हाँ वेंडर्स, नाम नहीं पता था ना एंट्री बोलो, क्या क्या एंट्री होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट हाँ, टू अकाउंट ओनली वेंडर्स। अब क्या और क्या लगाए उसमें? ओनली वेंडर्स, सुंदरी वेंडर्स। जहां पे पार्टीज का नाम ना दिया हो आप वहां पे सन्ड्री वेंडर्स, सुंदरी वेंडर्स क्या होता है भाई? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री वेंडर्स। सही है आपके हिसाब से? क्योंकि मैं रेड पेन उठाने जा रही हूं, तो जरा सोच लो सही है तुम लोग के हिसाब से? मैंने क्यों इरेज नहीं, आई विल लीव इट लाइक दैट। बीकॉम के बच्चों का आंसर है ये। सही है, सन्ड्री वेंडर्स। नहीं, जब आप किसी को गुड्स देने का काम कर रहे हो, वेंडर मतलब क्या होता है? सेलर होता है। सेंड्री वेंडर्स हम जनरली यूज करते हैं वहां पे जहां पे हम कैश पाने के योग्य होते हैं। यहां पे आपको कैश देना है, दिस इज रॉन्ग। सन्ड्री क्रेडिटर्स। समझ में आई बात? दिमाग में बैठा लो। तो एक बात ये देखो, क्या ये पॉसिबल है कि एक चीज डेबिट हो और क्रेडिट कुछ भी ना हो? नहीं पॉसिबल है। ये चीज कौन सा कंसेप्ट हाईलाइट करता है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। बात आगे बढ़ाएं। अभी बेइज्जती की बस शुरुआत है शालू। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। कैमरा संभालना तुम लोग। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को एक और चीज क्या बोलते हैं बताइए? बुक में नहीं है तब ठीक है, बताओ। अकाउंटिंग कंसेप्ट को क्या कहते हैं? एक और चीज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को अरे अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। इसके अनुसार कोई भी दो चीजें हैं इसमें समझने वाली। अकाउंटिंग पीरियड के अनुसार कोई भी अकाउंटिंग ईयर, एनी अकाउंटिंग ईयर कैन नॉट एक्सीड 12 मंथ। मतलब अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का भी हो सकता है, और अगर कंपनी को ज़रूरत है तो उससे कम का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कंपनी को इतनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं कि हर क्वार्टर पे प्रिपेयर करना पड़े। इट इज़ गुड, इट इज़ पॉसिबल, 100% वायबल ऑल्सो, बट इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 12 मंथ। 12 मंथ इज द मैक्सिमम टाइम जिधर आपने एक अकाउंटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करके देनी है। पहली बात ये बोलता है। दूसरी बात क्या बोलता है पीरियोडोसिटी कंसेप्ट? दिस अकाउंटिंग ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम 1st April of every year and end at 31st March of the next consecutive year. कुछ लोग इसको कंसेक्यूटिव बोलते हैं, कुछ सक्सेसिव ईयर बोलते हैं। इट्स ऑल वन एंड द सेम थिंग। इज दैट ओके? ये अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट था। मूविंग ऑन टू द अदर वन, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग का क्या मतलब होता है? मिलना मिलाना। किसका मिलना मिलाना करोगे यहाँ पे? देखो किसका मिलना मिलाना करोगे। जनरली आई एम नॉट सेइंग कंपल्सरी, जनरली मान के चलो अगर हम पीएल अकाउंट की बात कर रहे हैं, लुक ओवर हियर। पीएल
कंसेप्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो बैलेंस आता है वो आपका प्रॉफिट दर्शाता है, और यहाँ अगर बैलेंस आ गया तो लॉस दर्शाता है। अब ये प्रॉफिट और लॉस आता ही क्यों है? क्योंकि एक साइड बड़ी है, एक साइड छोटी है, और दोनों साइड को मैच करने के लिए हम क्या लेते हैं? प्रॉफिट और लॉस बैलेंस को कंसीडरेशन में लेते हैं। सही बात है। मतलब अगर हमने प्रॉफिट और लॉस को लिखना छोड़ दिया तो क्या ये अकाउंट्स कभी मैच करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मैचिंग कंसेप्ट यही बात बोलता है कि किसी भी अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसका मेन एम क्या होता है? उसका एम होता है मैच द डेबिट ऑफ अकाउंट टू द क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट। यही हुआ ना। अगर हम प्रॉफिट ना लिखते तो क्रेडिट ज़्यादा आता, डेबिट कम आता, तो मैच कहाँ से होता? और अगर हम लॉस नहीं लिखते तो डेबिट ज़्यादा आता, क्रेडिट कम आता, मैच नहीं होता। तो मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि एवरी अकाउंट, फॉर एवरी अकाउंट, for its debit to be matched with its credit, it's important that we must have a balancing figure which generally is in form of a profit or loss। ठीक है, आगे बढ़ाएं बात। देखो, बहुत क्लियर रहना मैचिंग कंसेप्ट के डिफरेंस में, डुअल एस्पेक्ट के डिफरेंस में, और अभी एक और आया आगे उसके डिफरेंस में। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द रियलाइजेशन कंसेप्ट। You want to write this? अभी हम लोगों ने मैचिंग किया था ना, अब हम बात करने वाले हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। देखो, रियलाइजेशन कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? रियलाइजेशन कंसेप्ट को अगर हम दो लाइन में समझाएं तो रियलाइजेशन कंसेप्ट का इतना मतलब होता है कि अगर आपके पैसे कहीं किसी कस्टमर के पास फंसे हुए हैं तो कानून के दायरे में रहकर, कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो कानून के दायरे में रहकर उस पैसे को निकलवाने का सब प्रयास किया जाना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, कानून का दायरा। उसके घर पहुँच गए, उसके बीवी बच्चों को उठवा लिए, उसके बाप के सर पे गन पॉइंट रख के मेरा 2000 बाकी था आपके यहाँ। यू कैन नॉट डू दिस। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है, ध्यान से देखना इसको, एक बायर और एक सेलर, ठीक है। तो एक बायर और एक सेलर के बीच में सबसे पहली चीज, सेलर को ये एंश्योर करना चाहिए कि उसने लीगली गुड्स की प्रॉपर्टी को और गुड्स के ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया है बायर को। अगर ये ट्रांसफ़र हो चुकी है तो सेलर अपनी रेवेन्यू पाने का अधिकारी है। ही इज़ वर्थ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिट दैट इज़ प्रिंटेड सो ऑन द गुड और फॉर द सर्विस। ओके, तो ऐसे केस में अगर बायर ने सेलर को पैसे नहीं दिए हैं तो सेलर शुड हैव मेड एवरी पॉसिबल लीगल एक्ट टू गेट हिज मनी। रियलाइजेशन या वसूली की अवधारणा
इस बात को उजागर करती है। नाउ द अदर वन, अच्छा इट्स ओवर, आई थिंक द कंसेप्ट्स आर ओवर, राइट? नाउ वी आर मूविंग ऑन टू कन्वेंशंस. हाउ मेनी कन्वेंशंस आर देयर? 4 or 5? Okay, now we'll look into it. You want to copy? You can copy. So, now we are going to see the conventions. Let's have a look at it. Conventions, as I've told you, they are more or less like the traditions that have been followed over a period of time, and since the gap had no objection with them, तो ये continue हो गए आगे भी. Conventions में the first thing we are seeing is conservatism. So what is conservatism basically? कभी तुमने सुना है जनरली अगर तुम किसी के बारे में कोई बात करे, सो हैव यू हर्ड बड़े कंजर्वेटिव मानसिकता के इंसान हैं, नैरो माइंडेड, एग्जैक्टली, बहुत नैरो सोच रहती है. तो कंजर्वेटिज्म को हिंदी में भी हम कहते हैं रूढ़िवादी. इसको भी, इस कन्वेंशन को भी हम रूढ़िवादी ही, हिंदी की किताबें खोल लो तो रूढ़िवादी. देखो कंजर्वेटिज्म का सीन ये है, बड़े ध्यान से देखना, इसका एक एस्पेक्ट मैक्सिमम बच्चों को पता होता है, दूसरा एस्पेक्ट नहीं पता होता. इसमें होते हैं 2 एस्पेक्ट. सबसे पहला ये है कि अगर तो आपको प्रोबेबल लॉसेस दिख रहे हैं तो उनको आपने रिकॉग्नाइज, या फिर आप कह सकते हो अकाउंटिंग की भाषा में आइडेंटिफाई कर लेना है. इज दैट ओके? और जो दूसरी चीज़ होती है, द अदर वन वी आर टॉकिंग अबाउट इज एसेट्स. आपके एसेट्स को हम 2 वैल्यू पे देखते हैं. एक है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बुक वैल्यू ही कह सकते हो, मतलब बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, और एक होती है आपकी मार्केट वैल्यू. दोनों में से एसेट को जिस भी प्राइस पे लोअर वैल्यू में ऑब्टेन किया जा रहा है, एसेट को बैलेंस शीट में उसी वैल्यू पे दिखाया जाना चाहिए. यही है कंजर्वेटिज्म. मतलब कुल मिला के बात ये है कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट को मत रिकग्नाइज करो, पर जो लॉसेस दिख रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके चलो. द अदर वन इज ऑफ फुल डिस्क्लोजर. फुल डिस्क्लोजर को हम पूर्ण प्रकटीकरण भी कहते हैं. कपटीकरण नहीं, प्रकटीकरण. देखो, फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है कि आप, पहली चीज़ तो अगर आप एक कंपनी हो तो आपको वो सारे डेटा और वो सारे डिटेल्स डिस्क्लोज करने चाहिए. कौन सी इंफॉर्मेशन? देखना, फुल डिस्क्लोजर के साथ साथ एक और पढ़ते चलो, बिकॉज इसमें तो गैप है मगर तुम्हें समझने में मदद मिलेगी. फुल डिस्क्लोजर और मटीरियलिटी का कन्वेंशन जो होता है ना, देखो हैंड इन हैंड, एक साथ जाते हैं. वो क्यों एक साथ जाते हैं? क्योंकि उनका एक साथ जाना ज़रूरी होता है. ध्यान से देखो ज़रा इधर. फुल डिस्क्लोजर कहता है कि आपने अपने अकाउंट्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने इंटरेस्टेड यूजर्स को देनी चाहिए. कितनी इंफॉर्मेशन? कंप्लीट इंफॉर्मेशन. कि हम सप्लायर के वहाँ गए, रास्ते में ढाबा आया, हम ढाबे पे रुके, हमने चाय मंगाई, चाय में चीनी कम थी, हमने चीनी के लिए मार किया, मार करने के बाद हमें चीनी नहीं मिली पर हमें बाहर निकाल दिया गया ढाबे से. हम रोए, दुखी गाने सुने,
पर फिर हम गाड़ी में बैठे, फिर हम सप्लायर के वहाँ चले। रास्ते में हमने देखा एक बच्चा किडनैप हो रहा था। हमने किडनैपर से पूछी कितनी फिरौती ले रहे हो, उसने बोला 5 लाख। हमने बोला हमें भी ले लो अपने साथ, 1 लाख बढ़ा के मांगना। ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपने केवल जो इन्फॉर्मेशन अप टू दी पॉइंट है उसको करना है। इन शॉर्ट, फुल डिस्क्लोजर लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन बोल के थोड़ा सा भटका सकता है। जो थोड़ी सी मटेरियल माइंडसेट के नहीं है वो ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या बताएं और क्या छिपाएं। तो मटीरियलिटी कहता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब वो इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टर के डिसीजन पे इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट डाल सकता है, विच कैन इम्पैक्ट द इन्वेस्टिंग डिसीजन अब एक बात समझो, मटीरियलिटी मतलब क्या? पैसे से रिलेटेड। तो जो इंफॉर्मेशन से इन्वेस्टर ये फैसला ले कि हमें इस फर्म में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, केवल उतनी ही इंफॉर्मेशन को हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहा है। तो दे बोथ गो हैंड इन हैंड। एक और कन्वेंशन था अंतिम, जिसका नाम था कंसिस्टेंसी। आओ देख लेते हैं उसको। एक बार मैं YouTube का शॉर्ट्स का वो फीड होता है ना, तो आई वॉज स्क्रोलिंग माइंडलेसली, आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग। सदगुरु को सब जानते होंगे, कुछ लोग सुनते हैं कुछ लोग नहीं सुनते हैं, जानते सब हैं। तो जो इंटरव्यू ले रही थी, शी वॉज अ साउथ इंडियन एक्ट्रेस। तो उन्होंने पूछा सदगुरु से कि गुरुजी, आज के टाइम के जनरेशन के बच्चों के साथ या आज की जो नई जनरेशन उसका प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने बोला ना तो उनमें क्लैरिटी है ना तो उनमें कंसिस्टेंसी है। इसके अलावा ये जनरेशन पहले की हर जनरेशन से हर मुकाबले में बहुत अच्छी है पढ़ने को, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा लोगों का दिमाग कॉम्प्रहेंसिव है, रूढ़िवादी सोच नहीं है। प्रॉब्लम बस एक है, ना तो कंसिस्टेंसी है ना तो क्लैरिटी है। कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी दे बोथ गो हैंड इन हैंड अगेन, पर हमारे पास क्लैरिटी नाम से कोई कन्वेंशन नहीं होता है, बट वी टॉक अबाउट इट। तो उनके कहने का ये मतलब था कि हमारी जो आज की जनरेशन है उसको अभी कुछ देर तक ये पसंद है, बॉटल उसने ले लिया, खरीद लिया ब्लू कलर का बॉटल, अनटिल एंड अनलेस उसने देखा कि उसी के फ्रेंड के पास एक उससे सुंदर ग्रीन कलर का बॉटल है। अब उसको अपना बॉटल खराब और आउटडेटेड लगने लगा, सामने वाले का अच्छा लगने लगा। उनके कहने का मतलब ये था कि आज की जनरेशन में क्लैरिटी नहीं, उसको चाहिए क्या। कुछ पल के लिए लगता है उसको ये चाहिए, मगर फिर उसका दिमाग भटकता है, उसको ये चाहिए, फिर उसको लगता है उसको वो चाहिए, इसलिए लगता है उसको वो चाहिए। इसीलिए आजकल के टीनेजर्स और यूथ डिप्रेशन में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है उनको चाहिए क्या। क्लैरिटी नहीं है कि एक बार जो पसंद आ गया बॉटल या कुछ भी। और कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? टू बी कंसिस्टेंट विद समथिंग। अगर मैंने सोच लिया कि मैं YouTube पे लेक्चर शूट करूँगी, तो मैंने 5 वीडियो डाले, 10 वीडियो डाले, नहीं बढ़ रहे सब्सक्राइबर और मैंने छोड़ दिया डालना, तो कभी बढ़ेंगे नहीं। आज के टाइम पे अभी चैनल पे देखना, करेक्ट 75 वीडियोज़ हैं और सब्सक्राइबर्स भी हैं, और भी डालेंगे और भी बढ़ेंगे। मतलब किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली रेगुलरली करते रहने की माइंड सेट को हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो कंसिस्टेंसी बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि एक मेथड को फॉलो करते रहना। अच्छा, ये कहाँ तक फॉलो करते रहें? बेसिकली ना, इसमें भी तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। देखो स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट में भी हमारे पास एक से ज़्यादा मेथड होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, इन्वेंट्री भी, इसमें भी एक से ज़्यादा मेथड होते हैं, इसमें भी 8 मेथड होते हैं। और इसमें तो नाम भी सुना होगा तुम लोगों ने, लीफो, फीफो,
हीफो, वेटेड एवरेज, दिस दैट। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपने एक मेथड को अडॉप्ट कर लिया तो अकाउंटिंग ईयर के बाद उसी मेथड को कंटिन्यू करो। अगर तुम हर साल अपने मेथड्स को, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेंज कर रहे हो तो कोई भी तुम्हारे फर्म की इंट्रा फर्म कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। इंट्रा फर्म कंपैरिजन मतलब कि फर्म की पिछले साल की रिपोर्ट और इस साल की रिपोर्ट, क्योंकि हो सकता है पिछले साल तुमने हीफो किया हो क्योंकि अधिक प्रॉफिट उससे आ रहा था, इस साल फीफो से तुम्हारा 2000 प्रॉफिट अधिक आने लगा तो तुमने फीफो लगा दिया, तो कहाँ से इंट्रा फर्म कंपैरिजन पॉसिबल है? ठीक है, तो ये था कंसिस्टेंसी का अप्रोच। इसी के साथ आज का आपका लेक्चर ओवर हुआ। कल मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ये जो चैप्टर है ये हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच क्लास।